नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराध की एक कड़ियों में आज की जो घटना है बहुत ही हालिया है। दिनांक 22-23 अगस्त की बात है। आज का जो हमारा राज्य है वो है बिहार। बिहार राज्य का एक ज़िला है गोपालगंज, और गोपालगंज ज़िले का ही एक थाना है फुलवरिया, और फुलवरिया के अंतर्गत एक गांव आता है मंजीरा कला। और मंजीरा कला के गांव में ही एक स्कूल था, न्यू लोक ज्ञान कंपटीशन स्कूल, जहां पर बच्चों को शुरू से ही पढ़ा लिखा कर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए रखा जाता था। हॉस्टल की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध थी। वहां के प्रिंसिपल थाने पहुंचते हैं और वो खबर देते हैं कि हमारे विद्यालय में एक 6 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई है। जैसा कि 6 वर्ष का बच्चा गांव का एक हॉस्टल नुमा विद्यालय, कंपटीशन का विद्यालय, और 6 वर्ष की हत्या सुनते ही जो फुलवरिया के थाना एसओ थे अब्दुल मजीद, वो तुरंत सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार को लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। और जब घटना हवा की तरह फैलती है तो डीएसपी ज्योति कुमारी भी पहुंचती हैं, और मीरगंज के इंस्पेक्टर अनुराग कुमार भी पहुंचते हैं, ललन कुमार भी पहुंचते हैं, और जो वहां के एसपी थे स्वर्ण प्रभात जी, वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, एफएसएल टीम को बुलाया जाता है, वही जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को एफएसएल के नाम से जाना जाता है, और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है, और लोगों से घटनास्थल के बारे में जांच पड़ताल की जाती है। क्योंकि स्कूल के बच्चे बहुत डरे हुए थे, उन बच्चों के अभिभावक भी डरे हुए थे, क्योंकि नर्सरी क्लास में पढ़ने वाला 6 वर्षीय लड़का जिसकी हत्या हुई थी और वो मारा गया था, उसको किसने मारा, क्यों मारा, इस 6 साल के बच्चे की दुश्मनी क्या हुई होगी, 100 का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉग इधर उधर जाता है, और जाने के बाद बहुत ज़्यादा कोई तहकीकात, बहुत ज़्यादा कोई जांच पड़ताल, बहुत ज़्यादा कोई भी केस की तफ्तीश के बारे में जानकारी नहीं दे पाता है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, क्योंकि लड़के को जो प्रथम दृष्टया देखा गया था तो उसको ईंट से कूचा गया था, उसके सर पर, उसके सिर पर, उसके मुंह पर, उसकी नाक पर ईंटों से प्रहार किया गया था। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आती है उसमें गला दबाने की भी पुष्टि होती है, और इंजरी होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अध्यापक लोग भी बताते हैं, जैसे ही मुझे घटनास्थल पर पता चला तो मैंने तुरंत उसकी प्राथमिक उपचार करने के पश्चात उसको तुरंत अस्पताल भेजना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा पुलिस केस है इसलिए पहले पुलिस को सूचना दे देता हूँ, लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी थी। विद्यालय के द्वारा परिवार वाले बताते हैं कि मेरे पास वो फ़ोन आया था कि आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप लोग तुरंत विद्यालय आ जाइए। जो मेरा लड़का, उसके मामा जो पंकज कुमार हैं बच्चे के, वो बताते हैं कि आर्यन कुमार सिंह जो कि निवासी है भोरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कुशहा गांव पड़ता है, उस गांव का निवासी है। इनके पिताजी सऊदी अरब में काम करते हैं, माँ यहाँ रहती थी। अभी 22 जुलाई को ही इसका एडमिशन इस कॉलेज में कराया गया था, नर्सरी कॉलेज में कराया गया था। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है, और जो सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है उसमें एक लड़का इसके आगे पीछे टहलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पहले तो जो भी जांच पड़ताल हुई थी उसमें जो एसपी थे श्री स्वर्ण प्रभात जी, वो वहीं के एक डीपीआरओ हैं जिनका नाम है श्री अनुराग कुमार, उनके द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित करते हैं, और इस केस के खुलासा करने के लिए
पूरी तत्परता से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं। क्योंकि पंकज कुमार ने बताया था, ये लड़का जो था अपने बाप का इकलौता लड़का था, घर का अकेला चिराग था। यहाँ उसके भविष्य को सुधारने के लिए शुरू से ही उसको विद्यालय में डाला गया था। आर्यन कुमार सिंह, और इनके पिता का नाम जो है वो देवेंद्र कुमार सिंह, कुमार सिंह का इकलौता लड़का है। और विद्यालय की बात थी, प्रतिष्ठित विद्यालय था, तो पुलिस जो महकमा है पूरी तत्परता से इस केस को सॉल्व करने में लग जाता है। और अनुराग कुमार जो डीपीआरओ थे, जिनके अध्यक्षता में एसआईटी की गठन किया गया था, वो जब सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल करते हैं तो उसमें जो तथ्य सामने आते हैं वो आपको भी अचंभित कर देंगे, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आप भी सोचेंगे कि इन छोटे बच्चों के मन में क्या ऐसा भी हो सकता है, इतनी गुस्सा इन बच्चों के अंदर क्यों आती है, क्या कारण हो सकता है। तो एक बार ये लड़का छत पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है और उसके पीछे दूसरा लड़का जो कि उसी विद्यालय में पढ़ता था, जिसकी उम्र लगभग 14 साल होगी, वो भी वहाँ जाता है। उस सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल से वो बच्चा संदिग्ध दिखाई पड़ता है। सीसीटीवी कैमरे के चेहरे की पहचान से उस विद्यालय को पूछताछ के लिए बच्चे को लाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनसे पुलिस पूछताछ सख्ती से नहीं करेगी। पुलिस ड्रेस में पूछताछ नहीं करेगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, मानसिक रूप से कमज़ोर है, उसका दिमाग इतना सोचने के लिए विकसित नहीं है। उसके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं डालेगी, उसके ऊपर कोई मार तोड़ नहीं करेगी, उसको डराएगी धमकाएगी नहीं। तो बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर जब इस तरह का कोई केस हो जाता है जिसमें जुडिशियल जो एक्ट हैं, उन एक्टों के तहत छोटे बच्चों से पूछताछ करने के तरीकों में बहुत से परिवर्तन बाल अपराधी होने के नाते बताए गए हैं। लेकिन पुलिस की संदिग्धता उस बच्चे पर नज़र आ रही थी, तो पुलिस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही पूछताछ करती है, क्योंकि जहां पर पूछताछ हो वहां उसके परिवार का सदस्य भी उपस्थित हो। और इसको जो बाल गृह होते हैं, जहाँ पे इनको बंद किया जाता है, जेल होती है जो बाल बच्चों के लिए, जो नाबालिग बच्चों के लिए जेल होती है, बाल सुधार गृह जिसको बोलते हैं, उसमें ही पूछताछ होगी। उसमें वहाँ की वार्डन भी उपस्थित होगी। उसका कहीं से भी वो डिप्रेशन में ना आने पाए, आगे वो भी कोई कृत्य न कर ले जिससे और भी एक केस बन के भविष्य में आ जाए। इस प्रकार के नियमों को ध्यान में रख के पूछताछ की जाती है। जब पूछताछ होती है तो जो तथ्य सामने आते हैं वो बताता है बच्चा आया था और इसने मेरा सामान एक बार उठाकर फेंक दिया था, जिसमें मुझे गुस्सा आ गई और गुस्से की वजह से मैं एक बार इसको समझाया था तो इसने मुझसे कुछ गंदा भी बोला था, जिसकी वजह से वो 14 वर्षीय बच्चा बताता है, नाबालिग बच्चा बताता है कि मैं छत पर इसके पीछे गया और मैंने मौका पाकर इसको ईंट से मार मार कर अधमरा कर दिया और ये मर जाए इसके लिए मैं नीचे से एक कपड़ा लाया और उसी कपड़े से गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। जैसा कि बाल सुधार गृह की वार्डन, अधीक्षिका और डीपीआरओ और श्री एसपी श्री स्वर्ण प्रभा जी को उस 14 वर्षीय बच्चे ने जो बयान दिया वो सभी को सन्न कर देने वाला था। उस बच्चे के बयान के आधार पर उसको बाल अदालत में पेश किया गया और बाल अदालत में पेश करने के बाद उसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। जैसा कि नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह में जो नियम है वो 3 साल की ही सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इस 3 साल के बच्चे सज़ा के बाद ये पुनः वापस आएगा, पुनः किसी विद्यालय में पढ़ेगा। अब इसकी मानसिकता क्या है, इसके मन के विषय क्या हैं, ये तो बाद में ज्ञात होगा। लेकिन इस बच्चे ने जरा सी उस बच्चे की नामसमझी की वजह से अपनी गुस्सा को कंट्रोल ना कर पाया और एक परिवार के चिराग को बुझा कर रख दिया। लेकिन आज की जो हमारी घटना है, ये घटना आपको भी सोचने पे मजबूर करेगी
कि जो माँ बाप होते हैं वो ये तो अपेक्षा करते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, हमारी केयरिंग करेंगे, हमें जैसे मैंने उनको पाला पोसा है वैसे वो भी बुढ़ापे में मेरा पालन पोषण करेंगे। लेकिन एक 6 वर्षीय बच्चा, अमूमन पहले तो आप ऐसा नहीं देखते होंगे कि 6 वर्षीय बच्चे को कोई माँ बाप अपने से दूर किसी हॉस्टल में किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे, दूसरे अभिभावकों के भरोसे, वहाँ के टीचरों के भरोसे, वहाँ के प्रबंधन के भरोसे छोड़ आए। लेकिन यहाँ पर एक नर्सरी क्लास का बच्चा जिसकी उम्र 6 वर्ष, जिसका नाम था आर्यन कुमार सिंह, और उसको उसके माँ बाप पढ़ाई के उद्देश्य से हॉस्टल में डाल देते हैं। अभी वो नासमझ था, किससे क्या बोलना चाहिए, किससे क्या बात करना चाहिए, और वो ये समझ भी नहीं सकता था। वो तो यहाँ पढ़ाई के उद्देश्य से आया था, छोटे बच्चों के साथ रह रहा था। उसको तो इस प्रकार की घटना का कहीं से भी इल्म ना होगा कि इस प्रकार की घटना भी उसके साथ घट सकती है और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। और वो जो 14 वर्षीय बच्चा है वो भी किस मानसिकता का बच्चा था, वो मानसिकता उसके यहाँ कहाँ से जन्म ली, उसको कहाँ से ऐसा संस्कार आया, कहाँ से उसको इतनी गुस्सा आती थी, क्यों उसने ऐसा कृत्य किया। ये दोनों ही बच्चों के पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। और ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को अपने से दूर कर देते हैं और बाद में वो उनको संस्कार सिखाना चाहते हैं, उनको परिवार के साथ मिल के रहने की जो कला सिखाना चाहते हैं, वो शायद संभव नहीं हो पाएगा। वहाँ का माहौल और परिवार का माहौल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। परिवार में माँ बाप बच्चे की गतिविधि पर अंतर सही से रखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो एक हिसाब से बंद हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है, वह परतंत्र हो जाता है। ऐसे में बच्चा गुस्सैल, चिड़चिड़ा और उसके अंदर जो परिवर्तन है, बहुत से परिवर्तन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जैसा कि वो बच्चा ये बताता है कि मुझे गुस्सा आई और उस गुस्से की वजह से मैंने ऐसा कृत्य कर दिया, जो कृत्य उन माँ बाप का चिराग ही बुझाया। लेकिन अन्य अभिभावक भी वहाँ से अपने बच्चे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी ये कहना है यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का जो हॉस्टल था उसमें कुल 461 बच्चे पढ़ते हैं और जिसमें 83 बच्चे उसी हॉस्टल में, 85 बच्चे उसी हॉस्टल में ही रहते हैं। अब पुलिस प्रशासन इन लोगों के केस की तहकीकात करने पर विद्यालय प्रबंधन की भी गलती मान रहा है। ऐसे में वह तथ्यों की जांच के आधार पर जो विद्यालय के प्रबंधक हैं श्री पंचालाल गुप्ता जी, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने की प्लान बना रहा है। लेकिन ऐसी घटना जो अपने बच्चों को किसी के भरोसे छोड़कर आते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे कृत्य हो जाते हैं, ऐसी वारदातें हो जाती हैं, तो वो बेचारे तो सोचने पर मजबूर भी होते हैं। लेकिन जो अभिभावक, जो परिवार और जो समाज इसको सुनेगा, इसको समझेगा, उसके अंदर भी भय व्याप्त हो जाएगा। वो नहीं समझ पाएगा कि इन छोटों बच्चों के अंदर ये मानसिकता कहाँ से जन्म लेती है और इतनी गुस्सा आती आखिर कहाँ से है। तो ऐसे अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे अपने बच्चों को अगर आप किसी हॉस्टल में, किसी प्रबंधन में भेजते हैं तो थोड़ा सा वो वयस्क हो जाए, थोड़ा सा वो समझदार हो जाए, थोड़ा सा वो जागरूक हो जाए। उसे अपने बारे में, अपने विद्यालय के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में स्वयं में भी जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और जो बच्चे गुस्सैल किस्म के हैं या नाराज़ किस्म के हैं, जिनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, क्योंकि पुलिस ने ये भी बताया है वो बच्चा सिगरेट पीने का भी आदी था। 14 साल का बच्चा सिगरेट पीने का भी आदी था, वो सिगरेट पुलिस प्रशासन से मांग रहा था। तो ऐसे बच्चों के अंदर जो ये बुरी हरकतें आती हैं, गंदी हरकतें आती हैं, तो ऐसे बच्चों पर स्कूल प्रबंधन को भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब घट जाती हैं तब सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज का मेरा जो वीडियो है उसका बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इन छोटे बच्चों के साथ, इन नाबालिग बच्चों के साथ, इन नासमझ बच्चों के साथ जो इस प्रकार का कृत्य हुआ है, ये अन्य किसी बच्चे के साथ ना हो, अन्य किसी परिवार इसका दंश न झेलने पाए, अन्य कोई परिवार इस प्रकार की घटना का शिकार हो, उससे पहले वो जागरूक हो जाए। आप सभी लोग जागरूक रहें, आप सभी लोग सतर्क रहें, आप सभी लोग समझदार रहें।
इसी भावना के साथ आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।